नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं इन्हें गांधी फिल्म का या सरदार फिल्म का लॉर्ड माउंटबेटन कहूँ, या मैं इन्हें जनाब कुंदनलाल सहगल प्ले का सूत्रधार कहूँ। मैं इन्हें इस देश का मकबूल इंग्लिश क्रिकेट कमेंटेटर कहूँ, या मैं इन्हें हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू ज़बान का मशहूर अफसाना निगार कहूँ। दोस्तों, यह सुकून और अमन के तलबगारी का वह सुखनवर फरिश्ता है जो शिमला और नैनीताल की हसीन वादियों से निकलकर भारतीय फिल्म उद्योग जगत और हमारे इंडियन सिनेमा में अपनी रहमतों की नूर के साथ में बरसता है। और दोस्तों, जनाब टॉम ऑल्टर साहब ही वह अजीमो शान फनकार है जिनकी अजीमो शान शख्सियत में सेक्युलर हिंदुस्तान का दिल धड़कता है। आपने जो आखिर में कहा वो सही है, बाकी उससे पहले तो आप जितने ज्यादा ही तारीफ कर रहे थे, लेकिन आखिर में कहा वो सही। जितने भी बड़े लोग मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, चाहे उनकी खासियत ये होती है कि वो बहुत तहजीब के साथ, अदब के साथ, अखलाक के साथ में अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। और मैं हमेशा से मानता हूँ कि सेक्युलर हिंदुस्तान में अगर मैसेंजर ऑफ ह्यूमैनिटी कोई है तो हुजूर आप हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हुजूर आपने तकरीबन 40 बरस हो गए आपको फिल्म इंडस्ट्री में? अभी 42 बरस हो गए। 42 बरस, 43 होने को 43 होने को आ रहे हैं, और हम अपने आज़ादी की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हुजूर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि 1947 के बाद जो हमारा भारतीय फिल्म उद्योग जगत, अगर आप 1914 में हमारी पहली फिल्म आई थी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जो दादा साहब फाल्के ने बनाई थी, जिन्हें हमारी भारतीय फिल्म उद्योग जगत का पितामह कहा जाता है। उसके बाद 1931 में आई थी हमारी आलम आरा, और 1932 में जो हमारी फिल्म आई थी इंद्रप्रस्थ, जो कोलकाता टॉकीज़ में बनाई थी, जिसमें 72 गाने थे। उस दौर के सिनेमा में चाहे आप राज कपूर साहब को देखेंगे, चाहे बिमल रॉय साहब को देखेंगे, चाहे आप बी शांताराम साहब को देखेंगे, या चाहे आप B.R. चोपड़ा साहब को देखेंगे, उस दौर की फिल्मों में या उस वक्त की फिल्मों में हिंदुस्तान की संस्कृति, आम इंसान के अंदर की दर्द और तड़प, एक किसान का दुख और दर्द और प्यार की खूबसूरत सरनगमगी खुशियाँ हमें देखने को मिलती थी। और आज के दौर का ये जो सिनेमा है, या 100 करोड़ क्लब के पीछे भाग रहा है, इस पर आपकी क्या व्यक्तिगत राय है? देखिए, फर्क तो आया है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन फर्क दर्शकों में बहुत ज़्यादा आया है जी। अंत में जब हम फिल्म बनाते हैं तो हमारी फिल्म में जो है ये समाज का एक आईना है जी, जिसमें समाज अपने आप को देखता है, और हम वो आईना बनाते हैं फिल्मों में समाज को देखकर। जी, तो समाज और फिल्मी जगत दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। जी, तो जब आप बिमल रॉय की बात कर रहे हैं, 2 बीघा ज़मीन की बात कर रहे हैं फिल्म की, तो उस वक्त जो दर्शक थे वो 3-3.5 घंटे तक बैठना चाहते थे, देखना चाहते थे, उनमें वो देखने का जुनून था, देखने की शक्ति थी, देखने की चाह थी। जी। अब क्योंकि लोगों में वो चाह है ही नहीं, तो हम उस तरह की फिल्म नहीं बना तो सकते हैं, लेकिन लोग देखेंगे नहीं। तो दोष ना तो फिल्म वालों का है, ना तो दर्शकों का है। दोष अगर दिया जा सकता है तो हमारे इस समाज को, इस ज़माने को, जो हर, जैसे अभी हम सत्यम जी के साथ बात कर रहे थे जी, हर चीज़ का हल हमको उसी मिनट चाहिए जी, हर चीज़ का जो इनाम है हमको उसी मिनट चाहिए जी, हम आज लड़की से मिले तो हम चाहते हैं कि हमारा प्यार आज ही मुकम्मल हो जाए। जी, मैं कहता हूँ कि अगर राजेश खन्ना, शर्मिला ठाकुर के ज़माने में सेलफोन अगर हुआ करता था उस ज़माने में, जी, तो आराधना फिल्म 10 मिनट की फिल्म होती। पूछिए क्यों? जी, क्यों? क्योंकि पूरा आधी फिल्म तो गई थी राजेश खन्ना और उनका इश्क दिखाने में। जी, 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 अब इश्क तो चलता नहीं है, जी, 5 मिनट के अंदर इश्क जो है अपने वो पूरा हो जाता है। वो सेलफोन और ये फेसबुक के ज़माने में किसी में वो इंतज़ार करने की चाह किसी में है नहीं। और राजेश खन्ना ने इंतज़ार किया तभी तो उनको शर्मिला ठाकुर मिल गई। तो जहाँ तक सिर्फ फिल्मों की बात है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ
आपने भी शांताराम का नाम, मैंने भी शांताराम के साथ भी काम किया, राज कपूर के साथ भी काम क्या किया, बात है, मनोज कुमार के साथ भी काम किया क्या और बात है। सुभाष घई के साथ। सुभाष घई साहब के तो साथ ये काम चार किया। खंबे हैं हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के। जी और राज कपूर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए शांताराम जी से, जी मनोज कुमार बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए राज कपूर से, जी और सुभाष घई जी। वो माने या ना माने मनोज कुमार से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। ये एक नई बात और है ये जानना। मैंने चारों के साथ काम किया, तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उस ज़माने में ये समझ लो 90 तक जी एक फिल्म एक आदमी का विचार होता था, चाहे वो सुभाष घई हो, भी शांताराम हो, राज कपूर हो, मनोज कुमार हो, जी मनमोहन देसाई हो, चेतनानंद हो, सबके साथ सत्यजीत रे, जी एक आदमी की सोच जी से एक फिल्म बनती थी। अब एक फिल्म बनती है कम से कम 1000 आदमी की सोच से। आप पहले इससे पूछेंगे कि भाई ये आपको कैसा लगा, फिर आप कहानी उसको दिखाएंगे, आप एडिटिंग इससे कराएंगे, आप एडिटिंग उससे कराएंगे। किसी की मजाल के मनोज कुमार से पूछ ले कि भाई आपकी कहानी कैसी है, तो वो कहेंगे मैं आपको क्यों बताऊं भाई, कहानी मेरी है। तो वो जो एक इंडिविजुअल एक आदमी की जो सोच है जिससे एक फिल्म बनती थी, वो 10-15 साल 20 साल पहले ख़त्म हो गई। अब एक पूरी मीटिंग बिठाई जाती है कि हम इस तरह की फिल्म बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है एक मीटिंग में 20-25 लोगों के अलग अलग विचार जो है सामने आ जाएंगे। मैं ये जानना तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। टॉम साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि पुरानी फिल्मों को अगर आप देखते हैं तो आपको मोहब्बत करने की ख्वाहिश होती है, और आज की फिल्मों को आप देखते हैं तो मोहब्बत कम और लड़ाई झगड़े की ख्वाहिश ज़्यादा होती है। क्योंकि समाज में यही है। उसका मूल कारण आपको क्या लगता है? समाज में है ये। आप फिल्मों को दोष नहीं देख सकते, जैसे मैंने शुरू में कहा था जी एक फिल्म जो है ये समाज का आईना है जिसमें समाज अपने आप को दिखता है। समाज में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। समाज में किसी के पास सोचने या बर्दाश्त करने की या इंतज़ार करने की चाह ही नहीं। तो जब समाज में नहीं है तो जाहिर सी बात है वो चीज़ हमारी फिल्मों में ख़त्म हो जाएंगी। वो बर्दाश्त और सहनशीलता खत्म हो चुकी है ही नहीं। वो है ही नहीं। पर है कुछ लोग में ऐसी कुछ बात नहीं लोगों है, में जैसे है। अभी हम जिन लोगों से मिल रहे हैं जी जैन साहब और सत्यम से, उनमें है। ये नहीं कि जी पूरे भारत में ये चीज़ खत्म जी नहीं हुई। जी 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 लेकिन जो दर्शक जिनके लिए हम फिल्म बनाते हैं, जी जब उनकी ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं है जी तो फिर हमारी फिल्मों में वो चीज़ कहाँ से नज़र आएगी। एक बात यह है। और दूसरी बहुत बड़ी बात है, जब जैसे मैंने 4 बड़े बड़े लोगों के नाम लिए, शांताराम, राज कपूर, मनोज कुमार, सुभाष जी घई। जी मैंने सुभाष घई की 2 फिल्मों में काम किया था, अपने विधाता और इसमें कर्मा। कर्मा में। उनमें ज़्यादा बड़ा रोल मेरा था ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं उन दोनों फिल्मों का एक हिस्सा रहा। तो सुभाष जी से मेरी मुलाकातें होती रहती थी, बातचीत होती रहती थी। हाल ही में कुछ 10-9 साल पहले हमने एक फिल्म बनाई थी साइकिल किक, जी जो सुभाष घई के प्रोडक्शन की फिल्म थी। जी उसमें मेरा रोल बहुत बड़ा रोल था। जी हमने पूरी फिल्म शूट की, मैं कभी सुभाष जी से मिला ही नहीं। इस तरह से ज़माना बदल गया। वो उनके लोग थे बीच में, उनको ये था, असिस्टेंट था, ये प्रोड्यूसर था, ये प्रोडक्शन मैनेजर था। जो पहले एक आदमी का काम था वो 15-20 आदमी में वही काम बढ़ गया। तो सुभाष जी तक पहुंचना अब एक अपने आप में जद्दोजहद है। पहले सुभाष जी को आप फ़ोन कीजिए तो खुद फ़ोन उठाते थे वो। तो वो कॉरपोरेट का जो माहौल है, जो वातावरण है, उस माहौल का शिकार या के शिकार सुभाष घई भी बन गए। तो कहने का मतलब ये, जहाँ मेरा रोल था ही नहीं बड़ा, इसमें विधाता में या इसमें कर्मा में, जी हज़ारों बार मैं मिलता था उनसे। जी और उनकी फिल्म जिसमें मेरा रोल था बहुत बड़ा, जी मैं मिला ही नहीं उनसे। ये बदलाव आ गया है। और बीच में देखिए, आप अगर फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये साइकिल किक उन्हीं के प्रोडक्शन की फिल्म है, जी तो आपको तो सेट के ऊपर आना चाहिए, आपको तो हर चीज़ में हिस्सा लेना। लेकिन अब वो चीज़ बढ़ गई। जिस तरह से एक कंपनी में एक CEO होता है, अगर आपका एक फैक्ट्री रायपुर में है और एक फैक्ट्री देहरादून में है, जी आप बम्बई में बैठ के चला सकते हैं। जी अब फिल्मों का भी वही हाल है। एक आदमी CEO बने बैठा है और वो वहाँ से डायरेक्ट करता है कि अच्छा तुम ये बना लो, तुम वो बना लो। तो उसकी जो असलियत है, उसकी जो पर्सनालिटी है, जी उसकी जो छाप है, वो फिल्मों में नज़र नहीं आएगी।
न वरना वी शांताराम की फिल्म में भी बस वी शांताराम ही नजर आते थे, मनोज कुमार की फिल्मों में मनोज कुमार ही नजर आते थे, राज कपूर की फिल्म में राज कपूर साहब ही सुभाष नजर घई आते की शुरुआती फिल्मों में हाँ, वही नजर आते वही थे। नजर आते थे। तो वो चीज़ खत्म हो गई। जी जी। टॉम साहब, मैं आपसे यह पूछना चाहूँगा जो आज मैं बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, ये तो फिल्म मेकिंग की बात होगी। अब हम अगर क्रिकेट का एग्जांपल लेंगे, कहा जाता है, बिकॉज क्रिकेट आपका फेवरेट सब्जेक्ट और मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट रहा क्रिकेट, कि when we talk about the class of cricket, test matches are the theory in which the classification of any batting master of any cricket, he idealizes cricket. But when it उठा के साइड में रख लो, बस साइड में रख लो। side में रखिए, हाँ। But now when it comes to 2020 cricket, there is no respect and honor of any fast bowler across the planet. And because of this fast food 2020 cricket, the lifestyle, the theory of classic batting, it's existing day by day. What is your point of view about that? ये मैं इस वक्त कुछ लोग इस कमरे में मौजूद हैं, जी मैं इनसे पूछ सकता हूँ कि कल क्रिकेट के इतिहास में क्या हुआ, किसी को मालूम नहीं होगा। कल क्या हुआ क्रिकेट में, किसी को मालूम है? नहीं मालूम है। कल पहली बार हाँ तारीख है क्रिकेट में, हाँ, वेस्ट इंडीज के अंदर हम 2 टेस्ट मैचेस जीत चुके हैं एक सीरीज में। जो अपने आप में कल हम बहुत जीते हैं, किसी को पता ही नहीं। और देखने वाले आए थे टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज और इंडिया का, जी मुश्किल से 40-50 लोग। बाप रे बाप। अब कारण क्या है मैं आपको बताता जी हूँ। अभी वेस्ट इंडीज में उनका है CPL या कुछ नाम है, टिक 20 का टूर्नामेंट चल रहा था। यहाँ जी। टेस्ट मैचेस चल रहे थे, जी या टिक 20 के मैचेस चल रहे थे। अच्छा, हम अक्सर अगर आप तारीख देखेंगे क्रिकेट की, हम अप्रैल मई में जाया करते थे वेस्ट इंडीज खेलने जी के जी लिए। वेस्ट इस इंडीज मौसम में हम कभी नहीं जाते थे वहाँ। अभी तो इस वक्त बेहद गर्मी है वहाँ पर, जी 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 लेकिन हम अप्रैल मई में पिछले 8 साल से क्यों नहीं जा रहे हैं? अप्रैल मई में क्या होता है क्रिकेट में? IPL। तो यानी कि IPL की वजह से हम इस मौसम में वेस्ट इंडीज जा रहे हैं जहाँ बेहद गर्मी है, हाँ, बेहद और गर्मी जहाँ है। उनका टिक 20 चल रहा है। और हम पहली मर्तबा हम वेस्ट इंडीज के साथ खेल रहे हैं 1948 से। पहली बार किसी टेस्ट सीरीज में हम 2 टेस्ट जीत चुके हैं, जितना और आपने- पूरे हिंदुस्तान को इस बात की खबर ही नहीं। तो मेन कारण है IPL। इनका नहीं किया। IPL की वजह से आपने पूरे शेड्यूल शिफ्ट किया है, और हम बच गए। जिस तरह विराट कोहली जो है, जी शुरुआती दौर में जब वो खेलता था तो IPL नहीं था, जी तो उनके खेल में एक है पुख्तगी। जी आप देखिए जिनका खेल शुरू हुआ 2008 के बाद, जी और ये वेस्ट इंडीज प्लेयर के खेल में साफ नजर आता है जी, वो खेल नहीं पाते। तो खेल नहीं पाता। एक दिन तक कोई खेल ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ हद तक हिंदुस्तान में वो क्रिकेट का रिवाज जो था, टेस्ट क्रिकेट का 2010-2011 तक था। जी हमारे प्लेयर ज़्यादातर उस ज़माने से आए हैं, तो उनमें वो है। जी लेकिन आप देखिए अभी जो भी आएगा वो टेस्ट मैच नहीं खेलता। तो सर ये हमें सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में। और जो क्रिकेट, जो BCCI का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, बहुत बड़ी गलती है BCCI की। पैसे के लालच में आकर उन्होंने टिक 20 क्रिकेट को जो प्रमोट किया है, ये नहीं था कि टिक 20 से पहले क्रिकेट में बहुत पैसा था क्रिकेट में, लेकिन उनको और चाहिए था। एक ज़रूरत होती है और एक लालच होता है, जी, और IPL की जो बुनियाद है वो है लालच, वो है ज़रूरत लालच, नहीं। ज़रूरत नहीं। इसलिए IPL मेरे लिए ना सिर्फ क्रिकेट के लिए बहुत नुकसानदेह है, बल्कि हमारे भारतीय समाज के लिए बहुत नुकसानदेह है। कि वही बात है कि आप 2-3 घंटे तक देखिए, कल तक आप भूल जाइए कौन जीता कौन हारा। आप मुझसे पूछिए कि 1971 में सुनील गावस्कर ने कितने रन बनाए, मैं आज बता सकता हूँ। आप IPL के जो मुरीद हैं, आप उनसे पूछिए कि 2008 में IPL कौन जीता, उनको पता ही नहीं। उन्हें पता ही नहीं होगा। पिछले साल IPL कौन जीता वो पता नहीं होगा। anyway, ये कुछ बातें हैं जिनसे मैं काफ़ी परेशान हूँ। टॉम साहब, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि जब कभी भी हम एकेडमी अवार्ड्स की बात करते हैं, ऑस्कर्स की बात करते हैं,
तो वहाँ पर हमने ऐसा देखा कि मैंने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में मेरा जाना हुआ। मैंने इस बात को जब मैं उसका वो जूरी पर्सन्स के साथ में जब मैंने इंडियन स्टेज शेयर किया तो हमारी बात होती है कि वहाँ पर बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस के पहले बेस्ट स्क्रीन प्ले राइटर का अवार्ड दिया जाता है इन एकेडमी अवार्ड्स इन ऑस्कर्स। उनके लिए स्क्रीन प्ले व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग विद देम दैट्स दे जस्ट सेड ओनली वन पॉइंट, in Hollywood we work with characters, in Bollywood people work with friends, they don't work with characters. And for us a screenplay is a heart, it's a soul of any film, it's a heart, it's a soul of any film. But when it comes to Bollywood, screenplay is not given any importance in any of the award ceremony. What is the reason behind that? आई थिंक रीज़न आपने खुद बताया है कि We work with friends. वी वर्क विद फ्रेंड्स एंड लेकिन जब आप अभी मैं अमेरिका गया था तो अल्फ्रेड हिचकॉक की एक बहुत पुरानी फिल्म में देख रहा था, हाँ 1940s 47 48 की बनाई है वो। जी और आपको मालूम है कि वो जब आप देखते हैं तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं, तो आप ये देख सकते हैं वो जी, जी, जैसे वो जी, सीडी हाँ। के अंदर डीवीडी जी के अंदर होता जी है, जी जी तो उसमें जो मेन ऑप्शन था वो डायरेक्टर का नहीं था, हीरो का नहीं था। जी। जैसे आप बता रहे हैं वो स्क्रीन प्ले राइटर का था। ओके उसमें जो इंटरव्यू है वो स्क्रीन प्ले राइटर का इंटरव्यू है। ओ हो क्या बात है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हॉलीवुड में स्क्रीन प्ले राइटर्स की कितनी अहमियत है कि हमारे यहाँ भी स्क्रीन प्ले राइटिंग, बट लेकिन ये वही बात है, मनोज साहब ने फिल्म बनाई, मसलन क्रांति फिल्म बनाई, जी सलीम जावेद को लिया उन्होंने जी उसके लिए स्क्रीन प्ले के लिए और स्टोरी के लिए, लेकिन अंत में कहानी उन्हीं की थी, जी एक आदमी की कहानी होनी चाहिए लिखी हुई। देखिए उस टाइम में एक स्क्रीन प्ले राइटर होता था, अब 3-3 4-4 5-5 हो गए हम हमारे यहाँ भी। ये जो रिवाज अब ये हॉलीवुड में भी आ गया, अब देखिए उनकी फिल्मों में राइटिंग में 6-6 7-7 अलग अलग नाम आएंगे जो पहले नहीं होता था। जो पहले नहीं हुआ नहीं था। होता। अच्छा हुजूर, मैं आज एक मतलब कि मैंने एक गौर फरमाने वाली बात देखी है कि आज की फिल्मों में 5 या 6 गानों के लिए 5 से 6 म्यूजिक डायरेक्टर्स रखे जा रहे हैं। और पहले ज़माने की जो फिल्में हुआ करती थी उसमें एक म्यूजिक डायरेक्टर 6 से 7 गाने दिया करते थे। मैं आपको एक इम्तिहान में डाल देता हूँ। जी इनकी फिल्म जो बहुत कामयाब थी पिछले साल सलमान खान की, ये क्या नाम था वो, बजरंगी बजरंगी भाईजान। उसके म्यूजिक डायरेक्टर कौन था? बजरंगी भाईजान के म्यूजिक डायरेक्टर आपके हिमेश रेशमिया जी। मुझे खुद नहीं मालूम, हिमेश रेशमिया जी। वरना जब राज कपूर की फिल्म रिलीज होती थी सबसे पहले हमको मालूम था शंकर जयकिशन, जयकिशन, मनोज कुमार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लिखने वाले गुरुदास शैलेंद्र। तो वो जो चीज़ खत्म हो गई। वो जो चीज़ अच्छा, ये अभी सुल्तान जो फिल्म आई है उसमें म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? उसमें तो 5 से 6 म्यूजिक डायरेक्टर। वही तो बात है। बस ये बताओ कि सुल्तान का डायरेक्टर कौन था? अली अब्बास। देखो ये फौरन आपकी जबान पर नाम फौरन आपकी मेरी जबान पर नाम नहीं है, मुझे सोचना आनंद पड़ा। फिल्म के साथ ऋषिकेश मुखर्जी फटाक से से 50 साल पहले बनी थी फिल्म। 50 साल पहले बनी थी फिल्म। अभी एक्सपेरिमेंट्स का दौर चल रहा है। वही एक काम जो मैं बता रहा हूँ मिसाल के तौर पर, अभी हाल ही में मैंने एक फिल्म किया था। हाँ। तो मुझे एक ड्रेस चाहिए था, इसका मौलवी साहब का ड्रेस। हाँ। मैं मौलवी साहब का रोल कर रहा था। हाँ। तो 2-3 यहाँ लड़कियाँ आई थी, वो कंप्यूटर लेकर ये किया, तस्वीरें खींची मेरी, कंप्यूटर में दिखाया कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये इंटरनेट पर ये करो वो करो, दफ्तर में जाओ। अंत में जब मैं गया था ये लोग कुछ नहीं कर पाए। पुराने एक दर्जी को बुलाया गया वो मुझे पहले से जानता है। सो टॉम साहब अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा मियाँ वालेकुम सलाम। अंत में उनको उसी पर आना पड़ा, कंप्यूटर और प्लानिंग वानिंग सब। जो काम एक दर्जी का था वो 3 अलग अलग लड़कियां करने की कोशिश कर रही थी, उनसे वो काम हो नहीं पाया। तो ये है माहौल। आप पहले जब आप जैसे सुभाष घाई आप दफ्तर में जाते थे, तो जाके मिल लीजिए सुभाष घाई से। जी आज आप करके बताइए मुझे। जी। तो ये कॉरपोरेट जो है कि मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का CEO हूँ।
ये हाल है अभी हमारी फिल्म इंडस्ट्री का। और मुझे तो अब अफसोस होता, दिक्कत भी होती है, लेकिन क्या करें, यही चल रहा है। और ये जो हमारे जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, पहले मैंने अपनी आंखों से देखा, धर्म पाजी जब आते थे शूटिंग करने के लिए तो अकेले आते थे जी। अब यहाँ से 10 लोगों की टीम आती है। क्यों, इनका काम क्या है? धर्म पाजी जो इतने बड़े सुपरस्टार्स अकेले आते थे सबसे, हो टॉम की हालत वड्डा, ये सब चल रहा था। फिर शूटिंग से 1 घंटे तक, पहले 1 घंटे तक हम गप्पे हाँक रहे थे, चाय हाँ भाई चलो कोई शॉट लगाओ ना, सागर साहब कोई शॉट लगाओ, हम तैयार हुए। ये है अब एक स्टार आएगा, 10-10 लोग साथ में आएंगे, वैनिटी में जाके घुस जाएंगे। वैनिटी तो थी नहीं हमारे ज़माने में जी। तो सर वो जो एक माहौल था कि एक आदमी फिल्म बना रहा है, नहीं, अब माहौल है कि एक आदमी एक कंपनी चला रहा है और वो कंपनी एक फिल्म बना रही है, और उस कंपनी को एक फिल्म से 100 करोड़ का नेट प्रॉफिट होना चाहिए। अब 100 करोड़ कमाया भी नहीं कमाया किसी को क्या मालूम। एक पूरी पब्लिसिटी फैक्ट्री बनी है जी, जो ये पब्लिसिटी फैलाती है कि 100 करोड़, कौन जाके चेक करेगा? इस पब्लिसिटी फैक्ट्री ने कहा कि 100 करोड़ इस पिक्चर को मिल गई, तो बस चलो हम सब मानने के लिए तैयार हुए। किसने जाके चेक किया 100 करोड़ कंफर्म है या नहीं? कंफर्म है कि हम मानते हैं सर, ये अखबार में आया है, ये टीवी में आया है, तो बस हम मानते हैं। एक पूरी इंडस्ट्री है पब्लिसिटी की जिसकी एक्चुअली कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब उन लोगों ने ये ख्याल हर आदमी के दिमाग में पैदा किया है कि बगैर पब्लिसिटी के आपकी फिल्म नहीं चलेगी। अरे भाई साहब, क्रांति फिल्म चली थी, आज तक लोग याद कर रहे हैं, उसमें पब्लिसिटी थी नहीं, पिक्चर को रिलीज किया गया। आप अगर लगान फिल्म को याद करेंगे, लगान फिल्म की पब्लिसिटी ही नहीं हुई, रिलीज हुई अब चली। और पब्लिसाइज फिल्म है, मतलब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन आप शाहरुख खान की पिछली 3000 फिल्में देखिए, हाँ, पब्लिसिटी के साथ, और पता ही नहीं चला, 3 दिन के बाद फिल्म उड़ गई। 3 दिन के बाद फिल्म, लेकिन फिर वो 50 करोड़ 80 करोड़ 80-100 करोड़ 1 लाख करोड़, कोई जाके पूछेगा कि इसका सबूत क्या है आपके पास? और आप देखिए जो प्रोमो फिल्म की आती है और जो आप बाद में फिल्म देखेंगे जी, कोई उनमें मेल ही नहीं है। हाँ, प्रोमो का वातावरण कुछ और रहता है, फिल्म का कुछ और रहता है। और मैं बता रहा हूँ, जब ये लोग आते हैं प्रोमो बनाने के लिए, मसलन मैंने किसी फिल्म में रोल किया है, जब उसकी प्रोमो बनाई जाती है, प्रोमो बनाने वालों को ये भी नहीं पता है कि टॉम हॉलंड का रोल क्या है फिल्म में और प्रोमो बनाए जा रहे हैं। तो सर ये अभी जो सत्यम जी के साथ भी लगभग ये बात हो रही थी कि जब तक स्टेप बाय स्टेप जी हम तरक्की नहीं पाते जी, उस तरक्की का कोई मतलब नहीं है, मॉडर्नाइजेशन का कोई मतलब नहीं है। वो एक शेर है ना साहब हमारा कि शुक्रिया ए खुदा तूने ज़मीन व आसमां बनाया है, शुक्रिया ए खुदा तूने ज़मीन व आसमां बनाया है, अगर गलती से हम इंसानों ने आसमां बनाया होता तो चांद भी सरकारी अर्जी देकर चमकने के लिए अपनी जगह तलाश रहा होता। बहुत मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। मैं बात आपकी काट रहा हूँ जी। 1850 में जी बहादुर शाह जफर ने एक शेर कहा जी, 1850 में। जी जी जी, अगर आप इजाजत दे तो। अरे बिल्कुल, हुजूर हुजूर हुजूर, मतलब मुलाहिजा फरमाएं। ये मख्ता है। अच्छा मख्ता है, अच्छा गजल का मख्ता है जी। रोज मामूर दुनिया में खराबी है जफर, क्या बात है, रोज मामूर दुनिया में खराबी है जफर, ऐसी बस्ती से तो वीराना बनाया है। क्या बात है। तो ये दिल्ली के बारे में उन्होंने कहा था 1850 में। क्या बात है कि जिस दिन दुनिया कायम हुई जी, उस दिन में खराबी, मतलब तब से ये खराबी चल रही है जी, मतलब हम जो जी बनाते हैं शहर, जी जी जी, ऐसी बस्ती से तो वीराना बनाया। ऐसी बस्ती से तो वीराना बनाया। तो जब ये वीराना था, जब कोई शहर यहाँ था ही नहीं, तब अच्छा था ये। हम इंसानों ने वही बात जो तुमने अभी कही, हम इंसानों ने जो बनाया है तो क्या बनाया? आपने कहा कि बेचारा चांद जो है वो यूं आदाब सलाम करने के लिए आएगा कि मुझे चमकने की इजाजत दो, मुझे चमकने की इजाजत दो। आप तुमने बहुत सही। चलिए साहब, बहुत बातें जी हुजूर, जी हुजूर। हुजूर अब मैं ये चाहूँगा कि जो, और मैं सॉरी, मैं अंत में जी हाँ, सॉरी मैं फिर
अभी जैन साहब से हम मिले हैं, जी और जैन साहब जो वहाँ काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, जी जो बच्चे हैं नक्सल, अब ये जी। लोग नक्सल क्यों बने, कैसे बने, जी, हमें ये भी सोचना चाहिए। जी लेकिन उनके नक्सलाइट जी के मारे हुए बच्चे जो हैं, जी 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 इनके आश्रम में रहते जी। हैं, ये जो काम है मतलब, और जैन साहब इस काम में अकेले नहीं है, मतलब हमारे इस महान मुल्क में करोड़ों ऐसे लोग जो नेकी का काम कर रहे हैं, जी हुजूर। लेकिन या तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि उनकी पब्लिसिटी हो, जी या जो हमारे पब्लिसिटी करने वाले हैं, छत्तीसगढ़ कौन जाएगा भाई, जी बम्बई के आसपास जो हो रहा है वो जी, उसी जी, पर जी। हम अपनी जी 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 तवज्जो देंगे। तवज्जो तो देंगे। ये जो चीज़ें, और आपने ऑस्कर की बात कही, जी अभी जब ये फिल्म बनी थी स्लमडॉग मिलियनेयर, तो गुलजार साहब को ऑस्कर अवार्ड मिला। जी गुलजार साहब, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने आपके सामने भी ये बात कही, जी उन्होंने हज़ारों बड़े अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं, जी लेकिन सबसे घटिया जो उन्होंने गाना लिखा, जी। उसके लिए उनको ऑस्कर अवार्ड मिला। तो मैंने पूछा क्यों, हाँ। मैंने कहा टॉम, हाँ आपको शायद इस बात का इतना हो, हाँ लेकिन ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करने के लिए आपकी फिल्म का रिलीज हो जाना लॉस एंजलिस शहर के 100 मील के इर्द गिर्द में ज़रूरी है। यानी कि अगर आपकी फिल्म लॉस एंजलिस के इर्द गिर्द 100 मील के दायरे में रिलीज नहीं हुई, जी। तो आपकी फिल्म क्वालिफाई नहीं होती ऑस्कर के लिए। तो तो ये इतनी सीमित जी एक चीज़ है जिसका नाम है ऑस्कर, जिसको हम भगवान मानते हैं। भगवान मानते हैं। अगर आपकी फिल्म लॉस एंजलिस नगरी में रिलीज नहीं हुई, हाँ। तो आप क्वालिफाई भी नहीं होती। तो बाई चांस स्लमडॉग मिलियनेयर वहाँ उस दायरे में रिलीज हुई, तो हमारे महान गुलजार साहब को ऑस्कर मिला। आप एक तरफ वो गाना देखिए और एक वो देखिए, वो शाम कुछ अजीब वो थी। शाम कुछ अजीब थी। अब ये कहाँ और वो कहाँ, और मेरा खोया हुआ सामान लौटा दो। फिर गुलजार साहब को मेरा खोया हुआ यानी सामान कि लौटा दो। अवार्ड्स में कुछ नहीं रखा है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं परेशान फिर हूँ। देखो अब ये तो फहरिस्त अभी शुरू हुई। फैसला भी शुरू हुई है। दोस्तों, मेरी ज़िंदगी की 16 साल के जो बेशकीमती इल्म का ख़जाना है, और मेरी शायरी ज़बान खुसूसियत और उर्दू ज़बान की मेरी जो सलाहियत है, जिसकी बदौलत में आज मैंने अपनी ज़िंदगी में जो मकाम हासिल किया है, आज मैं अपनी दीवान फ़लसफ़ा, दीवान गज़ल, मकबूल शख्सियत जनाब टॉम ऑल्टर्स साहब की रवायत में इस दीवान फ़लसफ़ा का आगाज़ कर रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि जनाब वली टॉम ऑल्टर्स साहब अपने पुरनूर दस्तयाब से आसमां से रहमतों की बरसात मेरी इस दीवान फ़लसफ़ा पर करें हुजूर। आप इतनी ऊंची ऊंची बातें करते हैं कि मैं, आपकी बातें आसमान तक पहुंच जाती हैं। एक शेर है, जी ये मौलाना आज़ाद का शेर है, जी जी आप इस पर गौर कीजिए। जी। आप आसमान की बात कर रहे थे। जी मौलाना साहब ने कहा था जी कि, अब मैं ज़रा अच्छी तरह से याद कर दूँ, जी आज़ाद बेखुदी के निशान, आज़ाद बेखुदी के निशेब व फराज देख, आज़ाद आज़ाद भी बेखुदी के बेखुदी के निशेब व फराज देख, निशेब व फराज देख। पूछी ज़मीन की तो कही आसमान की। हाँ हाँ हाँ, आपने क्या बात आसमान है, की बात कही क्या बात है जब हम ज़मीन पर हैं। साहब। इस मौजू पर कहना चाहूँगा कि रोशन होने के लिए न ज़मीन चाहिए न आसमान चाहिए। रोशन होने के लिए न ज़मीन चाहिए न आसमान चाहिए मेरे दोस्त। ज़मीन व आसमां के मरकज़ में जनाब टॉम ऑल्टर साहब जैसा अव्वल व आखिरी जहान चाहिए। आप शर्मिंदा कर रहे हैं सर। अब इस पाक किताब को मैं इस बंधन से आज़ाद कर लूँ। जी हुजूर। लेकिन सर ये बंधन, ये भी, हाँ मिल गया, इसका राज खोलने का राज मिल गया। वाह साहब, थोड़ा सा और भी खोलना पड़ेगा। क्या बात है जनाब। ये इससे मैं, क्योंकि मेरे ये हाथ जरा नहीं हुजूर, मैं जख्मी है तो मैं मैं, कर देता हूँ। वाह साहब, पाकीज़ा फरिश्ता, हुजूर थोड़ा ये, कलमकार वैभव शर्मा। ये देखिए, ये बात लिखो, जी हुजूर। पाकीज़ा फरिश्ता पाकीज़ा फरिश्ता। वैभव जी का मजमूए कलाम। जाहिर सी बात है कि इसका जो उन्वान है फरिश्ता,
पाकीज़ा फरिश्ता तो आप ही हैं। जी हुजूर, मैं चाहूँगा जो आपने अपने लफ्ज़ सुखन से इस चीज़ को नवाजा है, वो लफ्ज़ सुखन पर अगर आप रोशनी फरमाएंगे। चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी मेरे ख्याल से, वो आपका। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि इस दीवाने फ़लसफ़े में टॉम साहब के पुरनूर दस्तयाब से मुझे नवाजा गया है कि ये है मेरे ख़यालात वैभव नायाब के लिए उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी में, जो टॉम साहब ने अपने ख़यालात मेरी इस दीवाने फ़लसफ़े में, क्योंकि साहब इल्म के सद्दानशीन हैं। सद्दानशीन दोस्तों, मैं यह उर्दू ज़बान जानने वालों के लिए कहना चाहूँगा कि सद्दानशीन मतलब संस्थान होता है। तो यह इल्म के वह सद्दानशीन है कि आसमान भी इनकी पुरनूर शख्सियत पर आफरीन और आमीन करता है। तो मैं चाहूँगा कि टॉम साहब अपने लफ्ज़ सुखन की इस नवाजिश को अपनी अंदाज़ बयां से आप इस्तकबाल करें तो ज़र्रा नवाजी होगी। आधी बातें तो मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन बहुत अच्छी लगी आपकी बातें। मैं मजाक कर रहा हूँ, आप जो बोलते हैं मैं उसी की तारीफ़ में मैंने कुछ लिखने की कोशिश की। सबसे पहले अंग्रेज़ी में इनके बारे में, और हमारी बहुत गहरी दोस्ती है तो 16-17 साल पुरानी, लेकिन लगता है कि ये सदियों पुरानी है। और मैं इनके घर पर वहाँ गया भी हूँ। इनके वालिद साहब मरहूम बहुत नेक आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे, खुद कभी थे वो, और उनकी याद में मैं ये उनके बेटे की तारीफ करना चाहता हूँ। When Vaibhav speaks or announces or recites in Urdu from the stage, he is not just a fine human being sharing his deep thoughts and deep concerns and deep joy. He is Urdu herself reaching out to us all. He is Hindustan touching us so deeply. He is centuries of our culture coming alive again and again today. और हिंदी उर्दू में ज़बान क्या है? और कुछ नहीं, बस एक इंसान के ख्यालों की नाजुक मजबूत उंगलियां, जिनसे वो अपनी खामोशी को छू लेता है, अपने अल्फाज को आवाज़ दे देता है, दूसरों तक पहुंचने की भरपूर कोशिश करता है। वैभव की ज़बान है उर्दू। उन्हें उर्दू से न सिर्फ मोहब्बत है, बल्कि वो उर्दू में सांस लेते हैं, उर्दू में जीते हैं, उर्दू में उनके वजूद की बुनियाद भी है, उनके वजूद की उड़ान भी। इसमें कोई ताज्जुब की बात है ही नहीं कि एक हिंदू ब्राह्मण को उर्दू ज़बान से इतना लगाव है, और ये ताज्जुब वैभव की उर्दू से मोहब्बत को न ज़्यादा कर सकता है न कम। वैभव एक हिंदुस्तानी, एक दिलचस्प इंसान है, एक सच्चे दोस्त हैं, एक मेहनती और ईमानदार कलाकार हैं, और वो उर्दू में बात करते हैं, उनकी वही फितरत, वही शख्सियत बोलती है। उर्दू और वैभव का मिश्रण हिंदुस्तान और भारत का असल सच है, सच भी और राज भी। जब वैभव यानी मंच पर बोलते हैं तो उनका अंदाज, उनकी आवाज़, लोगों के समझ, उनका हुनर यूं निखर आते हैं जैसे मीठी बारिश के बाद एक भीगा हुआ सूरज इंद्रधनुष की शक्ल में चमकता है। मेरी खुशनसीबी है कि मैं वैभव को जानता हूँ, उनके कमालों से वाकिफ़ हूँ। खुदा भगवान उन्हें लंबी लंबी उम्र बख्श दें। वैभव के विचार उतने ही सुंदर हैं जितनी कि उनकी भाषा, और उनकी भाषा है। ये नहीं कि उन्हें हिंदी और अंग्रेज़ी नहीं आती, उनसे लगाव नहीं है, बस उर्दू वैभव के लिए एक धर्म है, एक कर्म है, जिसमें वो आनंद ही आनंद उठाते हैं, उन्हें दिखते रहते हैं। जब वो रंगमंच पर बात करने लगते हैं तो पूरा वातावरण खुशी से गूंजने लगता है, महकने लगता है। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं वैभव को जानता हूँ, वो मेरे मित्र हैं, और मैं उनका भारत को इस समय प्यार, खुशी और एकता की विशेष आवश्यकता है। उस आवश्यकता को वैभव अपने विशेष अंदाज में पूरा कर सकते हैं। हुजूर, मैं अपनी दीवाने फ़लसफ़े से बात कहना चाहूँगा दोस्तों, हम आज़ादी की 70वीं वर्षगांठ बना रहे हैं, और हम प्रेस मीडिया की जानिब से टॉम साहब को आज ग्लोबल पर्सनालिटी ऑफ इंडियन सिनेमा का अवार्ड भी दे रहे हैं।
कि प्रार्थना हाथ जोड़कर करें तो देवता है, प्रार्थना हाथ जोड़कर करें तो देवता है, नमाज खुले हाथ से करें तो खुदा है। ओहो, मुकर्रर मुकर्रर मुकर्रर। प्रार्थना हाथ जोड़कर करें तो देवता है, नमाज खुले हाथ से करें तो खुदा है। ऐ दोस्त, सारी की सारी दुनिया की यह जंग खत्म है अगर तेरे दोनों हाथों में, एक हाथ में ईश्वर और दूसरे हाथ में खुदा है, एक हाथ में ईश्वर और दूसरे हाथ में खुदा है, एक हाथ में ईश्वर और दूसरे हाथ में खुदा है, खुदा है, खुदा है। दोस्तों, मैं यह कहना चाहूँगा कि सेकुलर हिंदुस्तान में मैंने अपनी शख्सियत में सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत देखी है, और मैं यह कहना चाहूँगा पूरी की पूरी कायनात और दुनिया से जो यह सोचते हैं और यह कहते हैं कि जो उर्दू ज़बान है वो दहशतगर्दी फैला रही है। दोस्तों, दहशतगर्दी उर्दू ज़बान हो ही नहीं सकती है, क्योंकि उर्दू सुकून और राहत की ज़बान है, उर्दू मोहब्बत की ज़बान है, उर्दू सुकून और अमन के तलबगारी की ज़बान है, उर्दू हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मरकज़ में मोहब्बत की शिनाख्त करती हुई ज़बान है। यह दो संस्कृतियों के टकराहट से पैदा हुई एक निहायत खूबसूरत शय है, जैसे समुद्र मंथन से पैदा हुआ अमृत, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। दोस्तों, ये मेरी और आपके रवायत में आज टॉम साहब और मेरी खुशनसीबी के साथ में आज़ादी के 70वीं वर्षगांठ को बना रही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मरकज़ में प्रार्थना और अजान को हम ज़ुबान करने वाली ज़बान है। ये उर्दू ज़बान है और ये हिंदी ज़बान है। और दोस्तों, ये अजान सुनिए, आपकी बातों पर अजान भी चल रही है। देखिए हुजूर, ये बस अल्लाह की रहमत है, बस अल्लाह। और नाउ वी विल बी गिविंग ग्लोबल पर्सनालिटी ऑफ इंडियन सिनेमा, the great historical legend of Indian film industry, Honorable Tom Olters. समुंदर तरह से This year, with sheer honor, we are glad that we are giving global personality of Indian cinema award to a great living legend, Honorable Tom Olters. अपने आप को बड़े किस्मत खान भी आप अपना किसी राह पर चलने वाले लाखों को उनका शेर है, रखियो कदम सफर जान मानन बिनक्श इसी मौजू पर मेरा भी एक शेर है कि चाहे कब्र हो या जलती हुई लकड़ियां हो, चाहे कब्र हो या जलती हुई लकड़ियां हो, हर किसी को एक दिन लाश बनना होता है। चाहे कब्र हो या जलती हुई लकड़ियां हो, हर किसी को एक दिन लाश बनना होता है। जिस इंसान के दिल में औरों के लिए मोहब्बत ना हो, उस इंसान को जीते जी नफरत और रश्क की लकड़ी में हर रोज सच कर चलना होता है। चाहे कब्र हो या जलती हुई लकड़ियां हो, हर किसी को लाश। तो दोस्तों, ये है हमारे साथ ग्रेट ऑनरेबल हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी ऑफ इंडियन सिनेमा टॉम ओल्टर जी, ट्रू मैसेंजर ऑफ ऑलमाइटी फॉर इंडियन सिनेमा, was given his services since 43 years for the betterment of Indian film industry, for the betterment of a secular India, and as well as for the betterment of this Indian country youth. I should say not the Indian youth, global youth, because when I talk about Tom Olter is a personality who has been known for awakening India and as well as for the awakening India. Ladies and gentlemen, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ से, और टॉम साहब आपकी जितनी भी तारीफ की वेलकम है। आपकी शान नवाजिश के लिए मैं दिल से कहना चाहूँगा कि मजहब से हिंदू मुसलमान सिख या ईसाई न बनो, मजहब से हिंदू मुसलमान सिख या ईसाई न बनो मेरे दोस्तों,
मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप जनाब टॉम ऑल्टर साहब की तरह नक्शा Thank you so much and wishing you all a very very happy Independence Day from the core of my heart. आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। जय हिंद हमारी ओर से। जय।